हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.2। पिछले लेक्चर 2.1 में आपने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर की डेफिनेशन, पैरेलैटिक सेकंड की डेफिनेशन और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही मस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डायमेंशन एनालिसिस। ये जो टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस है, ये इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड है, यानी कि सारा गेम इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे चलेगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्यों उन्हें फंडामेंटल बोलते हैं, ये डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आप देख लें, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। 7। यहाँ पे बात यूनिट की नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस की। तो जब हम डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी किसे बोल रहे हैं, जैसे होगी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, वर्क डन, फोर्स, ऐसे बहुत सारी है। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हो, नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे अगर आप बोल रहे हैं आप बहुत हैप्पी हैं, यानी बहुत खुश हैं, तो आप उस खुशी को नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप ये बोलोगे कि मैं खुश हूँ या थोड़ा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं 2.5 इतना खुश हूँ, 3.25 इतना खुश हूँ, ऐसे आप नहीं बता सकते। इसका मतलब हैप्पीनेस जैसे हो गया, खुशी जिसे बोलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आएगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई कहता है भाई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत काम का लोड है, तो ये टेंशन है, वो क्या बताता, बहुत टेंशन हो रही है, कम टेंशन हो रही, लेकिन उसको वो नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। बात समझ आए? तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। तो आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना है और उसमें हम इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव हो जाएगा। आप एक चीज़ समझे, यहाँ बात यूनिट की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मास की यूनिट की, तो मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेकिन हमने यहाँ पर m लिखा है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, लेकिन हमने l लिखा है। आप सिर्फ इतना समझे यहाँ पर अभी कि मास जब भी आएगा और हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे होंगे, तो हम मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को A से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो किसी सोर्स से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपने सुना होगा जो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो किसी ऐसा सोर्स जैसे बल्ब हो गया, LED हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जिससे लाइट निकल रही, उस लाइट की स्ट्रेंथ एक तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी की, उसमें कितने पार्टिकल हैं उनकी बात करें, तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर। आ जाता है तो मोल, उसको मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमें क्या करना है, हमें डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना है। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे ही इसको समझेंगे डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उसको समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको, छोटे छोटे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं कि ये पता होगा, ये वैसा नहीं, बिल्कुल 100% डिस्कस करेंगे। और बहुत लास्ट तक आप लेक्चर को देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा और बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ आपको लगेगा अरे ये तो हमें नहीं पता था। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने स्टार्ट करते हैं, हमने लिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी जगह पर हम लिख देंगे L। अब हमने कैसे लिखा है,
एल का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ की कैटेगरी में आ गया, लेंथ की कैटेगरी में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वो लेंथ की कैटेगरी में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ की कैटेगरी में है। तो आपको मैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ, बहुत आसान तरीका, कि आप ये सोचो कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, जैसे कि अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट अगर बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर हो सकती है। यानी कि जिसको आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर और इस तरह की बहुत सारी है, इसमें आप मेजर करते हैं, यानी कि उसमें मीटर लगा, जैसे मतलब सेंटीमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर एंड मीटर और किलोमीटर, जिसमें मीटर लग रहा है ना, तो इसका मतलब वो लेंथ की कैटेगरी में आ गया। इससे पता चलता है जैसे रेडियस आपने मेजर करा, डायमीटर मेजर करा, सर्कमफेरेंस मेजर करा, तो ये सब लेंथ की कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने क्या कहा? जिसकी यूनिट में मीटर लग जाए तो वो लेंथ की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने डी के प्लेस में एल लिख दिया, ये लेंथ की कैटेगरी में आ गया। अब क्या करना है? टाइम, तो टाइम तो हमें पता, अगर कहीं टाइम आता है तो उसके लिए तो बहुत आसान है भाई, टाइम आ जाए टी लिख दो, तो हमने यहाँ टी लिख दिया। तो क्या हुआ? एल टी माइनस 1 फॉर्मूला इसका बन गया। अब ये टी देखो, समझना है, टी के ऊपर पावर कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। जो पावर है नीचे से ऊपर जाने पर वो क्या हो जाता है? उसका साइन चेंज हो जाता है उस पावर का, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस हो जाता है, पावर वही रहती है। नीचे था टी, इसमें पावर 1 था, ऊपर चला गया तब भी 1 रहा, लेकिन माइनस का 1 हो गया। तो ये आपका बच्चों हो गया एल टी माइनस 1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। अब क्या होता है, ये एक रूल बनाया उन्होंने, कहा भाई ऐसा है जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप बनाएंगे उसमें ये तीनों होना चाहिए, एम एल टी, इन तीनों को लिखना है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने एल टी लिख दिया, बोले एम तो नहीं है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, एम को तो लिखना है भाई, इन तीन का होना है, इन तीन की प्रेजेंस हर डायमेंशनल फॉर्मूले में कंपलसरी है। यानी कोई भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ये मास, लेंथ, टाइम तीनों मिलेंगे। बाकी 4 में से कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका श्योर नहीं है, बट इन 3 का होना तो जरूरी है। अब भाई हमने जब यहाँ निकाला, यहाँ तो एम तो आया ही नहीं। अब क्या रूल क्या है? वो कह रहा है भाई लिखो, तो हमने ठीक है लिखते हैं। तो कैसे लिखा? तो हमने क्या किया, m को लिखा यहाँ पर, m के ऊपर लगाया 0 और l और t की पावर -1। अब आपको पता है जिसके ऊपर 0 लगा देते हैं वो तो 1 हो जाता है, जिसके भी ऊपर 0 लगा देते हैं 1 हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? m0l t-1। तो ये क्या हो गया? ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका वेलोसिटी का, mlt की फॉर्म में हो गया। अच्छा, जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, अब हमने एक काम क्या किया, हमने इक्वल्स टू, अभी समझना बात को, इसको हमने क्या बोला? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ये एमएलटी की फॉर्म है। इक्वल्स टू का साइन लगाया, जिसका ये फॉर्मूला था उसको लिखा v, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था, और यहाँ भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। बात आई समझे? सिर्फ फॉर्मूला लिखा तो डायमेंशनल फॉर्मूला, इक्वल्स टू लगा के जिसका वो फॉर्मूला था, यानी कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का था, तो इक्वल्स टू लगा के v लिख दिया, तो इस पूरे को क्या बोलने लगे? डायमेंशनल इक्वेशन। तो जब हम बोलते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन को कैसे बचाने का? बड़ा आसान सी चीज है, इक्वल्स टू के लेफ्ट में भी कुछ होगा, इक्वल्स टू के राइट में भी कुछ होगा, तो वो इक्वेशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि किसी भी चीज पर, जैसे मैंने लिखा x की पावर 0 तो ये 1 हो जाता है, मैंने लिखा नंबर ले लिया 5 की पावर 0 तो ये 1 हो जाता है, 25 की पावर 0 तो ये 1 हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैसे कोई, तो अगर हम किसी पर भी पावर 0 लगा देते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो वो 0 हो क्यों जाता है उसको देखो, आप समझो। जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि छोटी से छोटी बात बताएंगे, तो अब इसको देखते हैं कि 5 की पावर 0 लगा लिख दिया तो वो 1 के बराबर क्यों हो जाता है? देखो 5/5 क्या होता है, यहाँ समझना। 5/5 क्या होता है भाई? हमें पता है 5 को 5 से डिवाइड कर दो कि सिंपल है, 1 है।
ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो एक ये ऊपर वाला 5 हम कह रहे हैं न्यूमरेटर के प्लेस पर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर के प्लेस पर है, ये नीचे वाला 5 क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर के प्लेस पर है। तो हमने न्यूमरेटर के प्लेस वाला 5 ऐसे ही लिखा, यानी कि ऊपर वाला। अब ये जो न्यूमरेटर का 5 है, इसकी पावर कितनी है, इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 होती है। अब क्या होता है, प्लस में पावर होती है 1, तो हम उसे लिखते नहीं, और कोई भी नंबर होता है उसकी पावर 1 ही होती है प्लस में। अगर कोई कंडीशन आ रही है तब चेंज होती है, जैसे हम लिखें 2 3 4 5 6, तो हम सबकी पावर 6 लिखा तो उसकी पावर कितनी 1 है, ऐसे करें। 7 है तो 1 है, 8 है तो उसकी पावर क्या है 1 है। अब जो नीचे वाला था 5, ये डिनोमिनेटर के प्लेस में, इसको भी हमने ऊपर लिख दिया, तो हमने लिखा इनटू 5। अब इस पर नीचे था तो पावर 1 थी, जब नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया -1। तो अब क्या हुआ, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बेस तो सेम है, और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 5 लिख दिया, और दोनों ये पावर एक ही 5 पे लगा दिया, यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 1। बेस सेम तो पावर ऐड, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 5 और इसकी पावर हो जाएगी 0। तो अब आप खुद सोचो, ये 5 की पावर 0 था तो इसका मतलब ये कैसे आया, 5 1 -1 तब 0 आया। ये कैसे आया, इस तरीके से 5 की पावर 1 5 की पावर -1। ये कैसे आया 5/5, तो 5/5 किसके बराबर था, 1 का, 1 के बराबर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ये तो 1 के बराबर है। इसी तरीके किसी भी नंबर का लिखोगे 25/25, तो पहले लिखोगे 25 और नीचे वाले 25 को ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 25 की पावर -1। फिर ये यहाँ क्या आ जाएगा 25 प्लस का 1 उसकी पावर और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 25 की पावर 0। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 होती है तो उसका मतलब बच्चों क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें डिस्कस करते चलेंगे, समझ में भी आएगा अच्छे से। अब क्या हुआ, उसके आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी है तो देखो अब क्या होता है, आप इसको लिखेंगे, ये जो आपने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, एक्चुअल में तो यही आया था हमारे पास, फाइनल तो यही हुआ। लेकिन क्या हुआ था, हमें बोला गया कि भाई रूल बताया गया कि MLT की फॉर्म में लिखना है, तो भाई हमने उसमें M भी फिट कर दिया। तो आप चाहे इसको यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें, दोनों तरीके से आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। यानी कि मैं v के प्लेस पर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये वाला फार्मूला यूज़ कर लूँ या ये LT-1 यूज़ कर लूँ, दोनों से हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम किसी का फॉर्मूला बना रहे होते हैं, जैसे मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना रहा हूँ और मुझे ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, और मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये LT-1 और एक ये, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, यानी कि जिसमें पावर 0 लगी उसको यूज़ नहीं करता। अब उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं यूज़ करता, मैं इसको यूज़ करूंगा LT-1। इसका रीज़न सिर्फ सिंपल है, एक ही है कि एक्स्ट्रा m0 हम क्यों लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे उसका रीज़न समझना। मैंने क्या करा, ये एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ आ गया मेरा, ये तो चेंज इन टाइम है, इसकी जगह लिख दिया मैंने t। तो क्या हो गया, a = LT-1, और ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1, क्योंकि इस पर t पे तो पावर 1 है, नीचे से ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। तो LT-2 हो गया। अब क्या हो गया, देखो LT-2 हो गया, m तो आया नहीं, तो m नहीं आया तो हमें पता कोई बात नहीं, हम इसमें सीधा क्या करेंगे m0 LT-2 लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। देखो स्क्वायर ब्रैकेट कुछ नहीं है, बस ये है, बता रहा है कि हमारी फाइनल कैलकुलेशन हो, इसके बाद हमें कुछ आगे नहीं करना, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप जब भी डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करें तो फाइनल आंसर पर स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इट्स ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो अब क्या है, अगर आप यहाँ m की पावर 0 लिख देते तो यहाँ m आ जाता, फिर यहाँ भी m लिखते, फिर यहाँ भी हम m लिखते तो यहाँ m आ जाता। लेकिन हमने m की पावर 0 नहीं लिखा, तो देखो एक तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जब नीचे नहीं आया तो हमने लिख दिया, तो हमें फ़ायदा रहा नहीं रहा। यानी कि अगर m लिख रहे हैं तब भी ये आंसर आएगा, m नहीं m0
या m की पावर 0 जो लिखा है, अगर उसे नहीं लिख रहा है तब भी वही आंसर आ रहा है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा m टू द पावर 0, यहाँ पर भी फाइनली जब m नहीं आया था हमने लिख दिया। तो ये तरीका। अब क्या करना है, इसके बाद हम दूसरा समझेंगे, उसके आगे एक्सेलरेशन के बाद बात करेंगे हम फोर्स की। तो फोर्स होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, कैपिटल M लिख सकते हैं, और ये आपका m का डायमेंशन हो गया, और a एक्सेलरेशन जो है lt, अभी आपने निकाला क्या है यहाँ पे lt माइनस टू। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फोर्स का डायमेंशन का फॉर्मूला हो गया। जब फाइनल हो गया तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में कर दें अब, ठीक है। फोर्स के बाद बात कर रहे हैं वर्क डन की, तो हम यहाँ कर लेते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन फोर्स का क्या हो जाएगा, ये हमारा m lt माइनस टू, और s डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, l से। तो ये हो जाएगा m l2t माइनस टू। ये हो गया हमारा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये हो गया। बात समझ में आया, वर्क डन का आ गया। अब ऐसे एक और देख लेते हैं यहाँ पर पावर का, पावर, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का क्या हुआ, पावर वर्क डन का तो हम ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे W के प्लेस पे पुट करेंगे ml2t माइनस टू डिवाइडेड बाई, नीचे टाइम है इसको t लिख दिया, तो क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू ml2t माइनस टू। अब ये जो नीचे वाला t है ये ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा t माइनस वन। तब क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू ml2t माइनस थ्री। ये पावर का हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जनरली आपको ये जो तीन, जैसे मैंने बताया कि ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में 3 ज़्यादा आपको मिलेंगी, यानी कि m l t। 11th क्लास के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास में तो ये नीचे वाली भी यूज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, मैग्नेटिज्म, इसके टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद होगा आपको। देखो दूसरा हमने फॉर्मूला यूज़ करा, ये फोर्स का फॉर्मूला, फिर हमने यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला, फिर यहाँ पे पावर का फॉर्मूला। तो बच्चों देखो फॉर्मूला याद करना है और उसमें टेंशन नहीं लेना है। आपसे कोई बोलेगा 50 फॉर्मूले याद करना, 60 फॉर्मूले, 100 फॉर्मूले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, अब आराम से 2 या 3 फॉर्मूले से ज़्यादा एक दिन में याद ना करें। 2-3, अगर आपने 3 याद किए तो आपको 10 दिन में 30 याद हो जाएंगे, यानी कि 20 दिन में कितने हो गए, 60। बस समझ आ रही। तो कहने का मतलब ये एक दिन में ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, धीरे धीरे वो फॉर्मूले यूज़ होते जाएंगे। आपको धीरे धीरे आप यहाँ याद कर रहे होंगे, वहाँ पर आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। आपके 11th क्लास है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो एक चीज़ समझना है, सिलेबस मैं बता चुका हूँ, सिलेबस 11th का लेंदी है, लेकिन आपको समझना है ठीक है लेंदी तो है, लेकिन सबके लिए है, कोई आपको थोड़ी पढ़ना है। सारे बच्चों को वही सिलेबस मिल रहा है, सारे बच्चों के पास बराबर टाइम है, सारे बच्चों को टाइम भी उतना ही मिलता है। तो इसमें जब सब कर रहे हैं तो आप भी करिए, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें 11th 12th का ही आता है, तो नॉर्मल सी बात है 11th 12th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो लेंदी तो है, ये तो बात है, लेकिन टफ नहीं है, टफ नहीं है, इजी सिलेबस है। आप पढ़ें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस ये बहुत सारी नई नई चीज़ें आती जाएंगी। अब तो बच्चा क्या करता है, कोई डाउट होता है वो पूछने जाता है टीचर से, जब वो उससे पूछता है टीचर से तो पता चला 2-3 पॉइंट या ऐसे वो बोल देता है, ऐसे वर्ड बोल देता है, ऐसे टर्म्स बोल देता है कि बच्चा सोचता है यार एक पूछने गए थे सर से, ये तो बवाल हो गया, ये तो पता नहीं और क्या क्या बोल रहे थे। वो बोले वो तो समझ में आया या नहीं आया पता नहीं, बोले और 3-4 टर्म, मतलब और वहाँ से सर के पास गए, डाउट लेके आ गए और कन्फ्यूज़न। तो ये स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें नई नई एक साथ आएंगी,
तो थोड़ा लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, यहाँ केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे तो कुछ चीज़ों को केमिस्ट्री की हेल्प से समझेंगे, फिजिक्स में फिजिक्स की हेल्प से केमिस्ट्री में, ऐसे सब एक दूसरे की हेल्प से आप समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसमें टेंशन नहीं ले रहे। तो ये चीज़ होगा। अच्छा, मैं आप मेरे को इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, बहुत ही, देखो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको बीच में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने बात की यहाँ पर एक्सेलरेशन, इसका मैं इससे पहले एक बार बता, जैसे मैं बात कर रहा हूँ u क्या है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी एंड v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो एक पॉइंट आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बहुत सी जगह पर आपको मिलेगा ऐसे v नॉट लिखा हुआ मिलेगा, v नॉट, तो कंफ्यूज नहीं होना, v नॉट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जिसमें वो नॉट लगा देंगे वो इनिशियल को रिप्रेजेंट करेगा, t नॉट लगा देंगे इनिशियल टाइम, v नॉट लगा देंगे इनिशियल वेलोसिटी, नॉट लगा दिए तो वहाँ पर वो इनिशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं। अगर आप इनकी यूनिट को देखें तो इनकी यूनिट क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है और v फाइनल वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का जो है डायमेंशनल फार्मूला सेम हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, मीटर है ना, मीटर की जगह लिख दिया हमने L और सेकंड की जगह लिखा यहाँ पर हमने T और -1 की जगह -1 लिख दिया, तो क्या LT -1 ही तो होता है वेलोसिटी का। M इसमें है नहीं तो M इसमें है नहीं तो M 0 लगा दो। बात समझ में आया? ये जी ऐसे ही बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, और भी फॉर्मूले की भी बात करते, इसको रब कर देते। तो जैसे मैंने क्या बताया, पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम है उनका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी हम और भी बात करेंगे वेलोसिटी, सिर्फ इन दो वेलोसिटीज की ही बात नहीं करेंगे, इन दो वेलोसिटीज की ही बात नहीं करेंगे, और भी वेलोसिटीज की बात करेंगे। देखो अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वेलोसिटी तो और भी हैं, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारी वेलोसिटी आएंगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप ऐसा समझना कि भाई ये तो बोले बड़े हैं कि इतनी वेलोसिटी, इतना कैसे, धीरे धीरे मैंने बताया बच्चों, आपको याद हो जाए। तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी को v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जैसे कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में क्या कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही, तो वो v नॉट लिख दिया हमने उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऐसे होता है एस्केप वेलोसिटी, v कोई ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी हो गई। ऐसे बहुत सारी आपको मिलेंगे, ऐसे v हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या क्षण की जो वेलोसिटी कहलाती है वो इंस्टेंटेनियस। तो अगर इन सब की यूनिट की बात करोगे, जैसे और भी हमने भी बात करे थे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो अगर इन सब की बात करें तो इनकी यूनिट क्या आ रही थी, मीटर पर सेकंड। तो अगर इनकी मीटर पर सेकंड आ रही है तो सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT -1। मीटर की जगह क्या लिखेंगे, L, और सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, T और -1 लगा दिया। MLT के फॉर्म में लिखना है तो वही एक काम और कर दो, बस M को लिख दो, 0 लगा दो और LT -1 कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ये चीज़। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो A हो गया एंड G हो, ये दो हो गए। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इनके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो मीटर की जगह क्या आ गया हमारा L, और सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा T और -2। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपल एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT -2। अब जैसे मैंने रूल बताया कि m को भी लिखना है तो क्या कर दिया हमने, m0 LT -2। इस तरीके से हम फॉर्मूला बना लें। आया समझ में? तो ये इस तरीके से देख रहे हो कि जिन जिन की फिजिकल क्वांटिटीज की बात हम कर रहे हैं, अगर जो फिजिकल क्वांटिटी हमने एक से ज़्यादा लिया, अगर उनकी यूनिट सेम है
तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताता हूँ जो अधिकतर आपको 12th क्लास में ज़्यादातर मिलेंगे। वैसे आपने 10th में ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले हम चार्ज की। तो करंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ। Q क्या है? चार्ज है, T टाइम है, I करंट है। अब आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? Q, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो Q को इधर ले आए, I को T से मल्टीप्लाई कर दिया, I को T से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है? अब Q को तो एज इट इज लिखा, अब I है करंट, I करंट है। तो अभी देखना 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिनकी बात की हमने, उसमें जो करंट जब आता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल एक फिक्स्ड है जिसको हम A से रिप्रेजेंट, यानी करंट आ गया तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जब डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे होंगे A से, कैपिटल A से। और टाइम आ गया तो इसको हम T से करेंगे, यानी कि A इंटू T। लेकिन आपको पता है रूल बोला कि भाई MLT, वो जो 3 है हीरो, उनको जरूर लिखना है। तो हमने क्या करा, यहाँ लिखा Q इक्वल्स टू M, तो है नहीं इसमें तो 0 लिख दिया, L इसमें है नहीं 0 लिख दिया, और इसमें जो टाइम तो है यहाँ पर, तो ML टाइम के प्लेस पर तो ये वाला T लिख दिया, समझना बात को। ML T के प्लेस पर T और A के प्लेस पर A लिख दिया। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? चार्ज का हो गया। ठीक है, ये देख लेना बच्चों, आप अपनी क्लास में अपने टीचर से डिस्कस कर लेना कि आप वो अगर 12th क्लास के फॉर्मूले जो हैं उनकी भी डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करने की या डायमेंशन ड्राइव करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आप सिर्फ 11th क्लास वाले याद करें, तो आप 11th वाले याद कर लें और वो 12th वाले छोड़ सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा क्लास में आपके टीचर कैसा आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये करंट है हो गया। उसके आगे जैसे जो लिस्ट मैंने आपको बताई है कि NCERT में जो 94 फार्मूले दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, लास्ट में, उसमें 56 जो है वो 11th क्लास के हैं, उसके आगे के 12th क्लास के हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है जैसा कि आपके क्लास में टीचर बोलेंगे। अब ये हो गया हमारा, तो उसके बाद ये हमने अपना चार्ज का निकाल लिया। फिर हम एक आगे बात करते हैं पोटेंशियल। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये वर्क डन अपॉन चार्ज। दिस इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V पोटेंशियल है, W वर्क डन है और Q चार्ज है। V पोटेंशियल, W वर्क डन, Q चार्ज है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो देखो W वर्क डन का तो डायमेंशन फार्मूला हमें पता है MLT माइनस 2, सॉरी ML2T माइनस 2, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला ML2T माइनस 2। तो ये तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और चार्ज जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। चार्ज का क्या आ रहा है? AT। अब समझना, यहाँ पर हमें V का फॉर्मूला बनाना है। जब हमें V का फॉर्मूला बनाना है तो Q के हमारे पास 2 डायमेंशनल फार्मूले, एक तो ये इस फॉर्म में, एक इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें V का फॉर्मूला बनाना है, तो Q का जो इस फॉर्म में है, यानी कि जिसमें 0 लगा पावर, उसको यूज नहीं करते, हम इस वाले को यूज करें, A और T। इसमें देखो, इसको अगर यूज करोगे तो गलत नहीं होने वाला, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। इसमें क्या एक्स्ट्रा ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, इसको किसी में ऐड करोगे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे ऐसे समझ लो, ये M है और एक मैंने लिख दिया M की पावर 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? आएगा तो M ही। बात समझो, ऐसे ही ये M है, इसकी पावर 2 लिखा है और इसके नीचे लिखा है M की पावर 0, तो ये रहेगा तो M स्क्वायर। तो ये इसको ना तो डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ रहा है, तो हम उसे लिखना ही क्यों? तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया AT। तो अब क्या हो गया हमारा ML2, A की ML2, और यहाँ पहले हम T को लिखेंगे T की पावर -3। ठीक है, क्योंकि देखो T की पावर यहाँ पे 1 है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? T की पावर -1। ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। फिर T की पावर -2, T की पावर -1, T की पावर -3 हो जाएगा, तो उसको हटा दें।
और ये एम्पियर है, ये नीचे से जाएगा तो इस तरीके से। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये आपका बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो आपने देखा 3 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी एमएलटी उनको तो यूज करा। यहाँ पर क्या आ गया? दूसरा हमारा एम्पियर, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी हमने यूज करके एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, जो कि हमारा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। इधर क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट देखें, परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। ये है परफेक्ट गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें हमने क्या करना है? इसमें R जो है, अब एक चीज समझना, इसमें बता देता हूँ। P क्या है? अभी आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। फिर से समझना, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो आपने क्या करना है? आपने R का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। R इक्वल्स टू PV अपॉन NT। भाई R यहीं रहा, N और T को PV के नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखो P जो है, P हमारा क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? MLT-2 और एरिया क्या होता है? L स्क्वायर। तो प्रेशर कितना आ गया? M। अब ये एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा? L। अब जब ये L नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? L-1 T-2। तो ये हो गया प्रेशर का। तो प्रेशर का यहाँ लिख देते हैं, यानी कि ML-1 T-2। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है? देखो वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो लेंथ होता है ना, उसको तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ब्रेथ होती है उसको भी एल से करते हैं, और जो हाइट होती है उसको भी एल से करते हैं। क्यों? आपको मैंने अभी रीजन क्या बताया भाई? ब्रेथ की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो इस तरीके से ऐसे हाइट क्या होगी? यही यूनिट होगी। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की यूनिट जो होती है एक जैसी होती है, तो कोई सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो वो जब मीटर लग गया तो वो सब लेंथ की कैटेगरी में आ गई। तो इसकी डायमेंशन क्या हुई? L3। ये हो गया। तो यहां पर हमने क्या करा? V के प्लेस पे लिखा L3। अब N क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल है तो हमने लिख दिया मोल। और T क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। तो ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है? अब हम इसको क्या करेंगे? और सिंपल करेंगे। M, एक L ये है, इस पे पावर -1 है, एक L ये है, इस पे पावर 3 है। बेस सेम है, तो जब इस L को इस L से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगी। तो आप -1 को 3 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस का। और T के प्लेस पर T लिखना है, -2 लिख देना है। और आगे क्या लिख देना है? मोल इनवर्स, और K के प्लेस पर K की पावर -1। तो ये क्या आ गया? ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो इसको आप नोट कर लें, इसको फटाफट नोट करें आप, उसके बाद आगे कराएंगे। नोट कर लिया? ठीक। अब ये देखें कि अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो डायमेंशन एनालिसिस था उसकी डेफिनेशन क्या है। क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन क्या हुई? ये तो डायमेंशन फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे थे। देखो हमने क्या किया, हमने मान लो वेलोसिटी लिखा और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला का m0L_t-1, ये लिख दिया हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आया? अब डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन समझें। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं V की,
डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अप टू दीज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रियल। देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो कह रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ये बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल यूनिट्स आपने यूज़ की, जैसे हमने यहाँ पर m यूज़ करा, l यूज़ करा, t, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने यूज़ की, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर को ही हम डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी विल बी रेज्ड। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर कोई कह रहा है कि भाई इस वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास की डायमेंशन क्या है, तो हम कहेंगे मास की जो डायमेंशन है, समझना, वो है 0, यानी कि पावर क्या कर रहे हैं। लेंथ की डायमेंशन क्या है, वो है 1, क्योंकि l की पावर 1 है। टाइम की डायमेंशन क्या है, वो है -1। ये चीज़ बात समझ में आए। तो डायमेंशन एक्चुअल में क्या है, डायमेंशन जो है वो जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो तो उनमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो पावर है उन्हीं को डायमेंशन बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम डायमेंशन बोलते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, देखो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास की डायमेंशन 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको मास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या बदल रहा है कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए लेंथ की जरूरत पड़ेगी, टाइम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मास की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो हम क्या बोलते हैं, जब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस समझ आया। हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको देखिए, अब हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने लिखा v इक्वल्स टू d अपॉन t। तो हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की, हमने बात की टाइम, मास की तो बात की नहीं, क्योंकि वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास की डायमेंशन 0 है। ये तक क्लियर हुआ, ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, वो ये आता है कि जो आपने ये चीज पढ़ी कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना तो आपने सीख लिया, अब इसका आता है इसका क्या करें। ये सीख तो लिया, इसका क्या करें का मतलब इसका यूज क्या है। तो डायमेंशन एनालिसिस का जो पहला यूज है वो ये है कि किसी भी इक्वेशन की हम करेक्टनेस को चेक करेंगे कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बात समझ में आ रही। अब वो कैसे चेक करेंगे जरा आप समझें। आपको एक फॉर्मूला दिया गया है F इक्वल्स टू, दूसरा आपको एक फॉर्मूला दे दिया F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये एक फॉर्मूला दे दिया। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया भी देता हूं आपको बच्चों। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। देखो जैसे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के चारों तरफ घूमने लगे तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, M जो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है उसका मास, V उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और R जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा उसका रेडियस। बात समझाया। अब आपको चेक करना है कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है, वही देखेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे LH लिया, टेकिंग LHS, ठीक है। तो F के प्लेस पर हमने लिखा MLT -2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर हमने लिखा टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड लिया,
तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा, आप समझना ये जो वेलोसिटी है इसको करा एल टी माइनस वन। अब क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर कर दिया, बस समझना वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या एल टी माइनस वन, पावर 2 लगाया तो यहाँ पे 2 लगा दिया और डिवाइडेड बाई। अब देखो आर सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है भाई, पहले बता चुका हूँ, रेडियस हो, डायमीटर हो, सर्कमफेरेंस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, तो ये सब लेंथ की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी यूनिट में सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर मीटर लगा, मिलीमीटर मीटर लगा, माइक्रोमीटर मीटर लगा, किलोमीटर मीटर, यानी कि जिसकी यूनिट में मीटर लग गया मीटर, तो वो हो गया हमारा एल। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना है। तो m, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, l के ऊपर 1 है पावर, यानी कोई पावर नहीं तो 1, और इसको मल्टीप्लाई करा इस बाहर वाले 2 से, तो l स्क्वायर t की पावर -1, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई l। अब l से l तो ये क्या हो गया हमारा m l t -2। तो हमने देखा बच्चों कि LHS RHS के बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं द गिवन रिलेशन, द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन फॉर्मूला, कुछ भी बोल दो, समझ में आया? कुछ भी बोल सकते हैं, रिलेशन, एक्सप्रेशन, फॉर्मूला, ये डायमेंशनली करेक्ट है, LHS RHS के बराबर है, डायमेंशन बराबर है, ठीक है? तो ये हो गया। अब दूसरा देखते क्वेश्चन देता आप करेंगे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये दे रखा है, आपको चेक करना है वेदर द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब ये क्या दे, एक पेंडुलम है हमारे पास, क्या है, एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जैसे बोल रहे हैं, उसमें से बॉल लगी है, इस पॉइंट से हमने छोड़ा, वो यहां से यहां तक गया और फिर यहीं पर आ गया, तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। फिर से समझे, यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहीं आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इसमें उस पेंडुलम ने जितना टाइम लिया वो टाइम को ही हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ये टी एक ऑसिलेशन का टाइम। अब क्या होगा, जैसे ऐसा पेंडुलम होगा आपके पास में इस तरीके का, ये इस तरीके की, तो ये पेंडुलम की कुछ लेंथ भी होगी, तो ये एल क्या हो गया इस पेंडुलम की लेंथ। तो लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं, इस बॉल के सेंटर से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये कहलाती एल, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब क्या करना है, आपको देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो भैया हमने क्या करा, टेकिंग LHS, तो LHS में तो कैपिटल T है, तो भाई कैपिटल T है, टाइम पीरियड है तो उसका तो T रहेगा। अब बात करें टेकिंग RHS ले लिया, तो RHS की जब बात करेंगे तो ये तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। अभी यहाँ पे समझना ही, जो 2 पाई है कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं है, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो इसको तो छोड़ देंगे हम, और अंडर रूट के अंदर इस स्मॉल एल के प्लेस पे लेंगे कैपिटल एल, क्योंकि स्मॉल एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ पर लेंथ की बात आती है वहाँ पर हम डायमेंशन फॉर्मूला हमें ड्राइव कर रहे हैं या डायमेंशन चेक कर रहे हैं, तो हम उस लेंथ के प्लेस पर कैपिटल एल लिखते हैं, और जी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 2, स्मॉल जी और ए एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की यूनिट सेम होती है, इसलिए दोनों का डायमेंशन फार्मूला भी सेम होता है, एल टी माइनस 2, एल से एल कैंसिल हो गया, ये आ गया रूट 1 अपॉन टी की पावर -2, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ये रूट, ये टी की पावर -2 डिनोमिनेटर में ना इसे ऊपर ले जाते हैं, तो न्यूमरेटर की पोजीशन पर आ गया, ये पावर सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये टी, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने समझा, इस तरीके से हम कोई भी रिलेशन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला दे रखा है उसकी आप करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। न्यूमेरिकली हमें मतलब नहीं रहेगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। न्यूमेरिकली हमें कोई मतलब नहीं भाई, समझना है, डायमेंशनली देखेंगे। अब मैं आपको उसमें 2 पॉइंट बताऊंगा। एक तो पॉइंट ये बताऊंगा कि इसकी डायमेंशन नहीं है तो कैसे क्या करना है, कैसे याद रखेंगे इसकी है या नहीं। दूसरी चीज़ बताऊंगा ये स्क्वायर से ये कैसे कट गया, फिर उसके बाद बात करेंगे।
तो इसको रब कर देते हैं, छोटी छोटी बट बहुत ही मोटी इंपॉर्टेंट बातें उन्हें भी करते चलेंगे। छोटी छोटी चीज़ें ही तो फंसाती हैं ये चीज़ें, किसी चीज़ को भी छोटा नहीं समझना, हर चीज़ को क्लियर करना। देखो सबसे पहले ये समझिए बच्चों, जब हमने लिखा x मैंने रूट के अंदर लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। ये ध्यान रखना, बहुत जगह फिजिक्स में यूज़ होगा। जहाँ पे रूट x लिखा तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं x की पावर 1/2, यानी कि 1/2 लिख दो पावर में, या ये स्क्वायर रूट लगा दो। बात एक ही। अब क्या होता है, सपोज को ऐसे लिखा x स्क्वायर रूट, तो क्या होता है, हमने क्या किया, x स्क्वायर तो लिख ही दिया। अब हम इस रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऐसे नहीं लगाना चाहते, तो हमने क्या करा, इंटू 1/2 कर दिया। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, x। इसीलिए हम बोलते हैं इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। पहली चीज़ तो ये समझें। दूसरी बात आती है कि भाई ये जो 2 पाई है इसकी डायमेंशन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है, इसकी डायमेंशन नहीं है, इसका क्या करना है। देखो दो तरीके के कांस्टेंट आपको मिलेंगे, एक कहलाएंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, एक होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक मैंने क्या बोला, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दूसरा क्या होगा हमारा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये समझेंगे, पहला है हम बात करेंगे डायमेंशनल, डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती ही होती है, साथ में जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, यानी कि ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और साथ में उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है। ये दोनों चीजें हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोले, डायमेंशनल कांस्टेंट। उसमें सबसे ऊपर हम रखेंगे जी को, मिस्टर जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा ये जी, कैपिटल जी को क्या बोलते थे, ये आपको याद आया होगा, ये 9th क्लास में पढ़ा, F इक्वल्स टू जी, ठीक है, m1 और m2/r², ये याद आया। हाँ, इसी का ये जी आ गया, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी की अगर हम बात करें तो इस जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻, कितनी लगाएंगे, पावर कितनी लगाएंगे, किस क्लास में हो बच्चों, 11, हाँ 11 में, तो वही लगाए थे, 11 लगाते हैं बस, लेकिन माइनस में लगाना है। ये इसकी पावर होती है, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस वन, ये यूनिट है। इसको हम इस वैल्यू को या इस जी को यूनिवर्सल, इस जी को, कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा और इस जी की वैल्यू पुट करने का नंबर आएगा तो हमारे पास एक यूनिक यही वैल्यू है, यही पुट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, इस जी की वैल्यू सेम रहना है, चेंज नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूले की, तो हम इससे डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं। हमने क्या किया, जी इसको यहाँ रखा एफ, और आर स्क्वायर को इस एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया r², और नीचे लिखा m1 और ये कर दिया m2। तो f का क्या बनता है, f का हो जाता है mLT-2, f फोर्स है, r जो है m1 m2, जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m2 उनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो L स्क्वायर हो गया, R की जगह L कर दिया, स्क्वायर हो गया। और वैसे भी समझो अगर हम, आप कंफ्यूज भी होगा, आपने रेडियस भी सोच लिया तो रेडियस तो पहले है नहीं, वैसे अगर आप R भी मान के चल रहे हो, R को रेडियस भी मान रहे हो, तो उस कंडीशन में रेडियस भी क्या है, उसकी भी L होती है, डायमीटर क्या है उसकी भी L, सर्कमफ्रेंस उसकी भी L। और नीचे क्या हो गया, इसका हो गया कैपिटल M1 का हमने लिखा, सॉरी स्मॉल m1 की प्लेस पे हमने लिखा कैपिटल M, स्मॉल m2 की प्लेस पे लिखा हमने कैपिटल M, क्योंकि दोनों मास हैं। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m नीचे वाला, ये ऊपर जाएगा m-1 L
3, एक एल ये है एक एल ये, इस पे पावर 1 इस पे 2, तो बेस सेम तो पावर ऐड, इस एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर को ऐड कर देना है, तो t माइनस 2 ये आ गया एम एल, t की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, m की पावर -1 है, l की पावर 3 है, t की पावर -2, यानी कि m माइनस 1 l 3 t माइनस 2 ये आ गया इस g का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपने देखा कि ये g कांस्टेंट भी है, इसकी वैल्यू कहीं भी चले जाओ यही रहना है, और दूसरी चीज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। बात समझ में आया? इसको क्लियर हुआ? ये चीज, तो इस चीज को आपको समझना है कि क्या है, ये हमारा कैसा हो गया, डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया, ये हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ऐसे और भी है, जैसे मैं बताऊं प्लैंक्स कांस्टेंट है तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो प्लैंक्स कांस्टेंट आप पढ़ेंगे आगे, जब आएगा टॉपिक तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक पॉइंट बताया आपको। दूसरी चीज ये है कि अब दूसरा एक कांस्टेंट एक होते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, दूसरा क्या होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट जो होंगे तो कांस्टेंट पर उनकी डायमेंशन नहीं होगी, तो हमने कहा ऐसे कौन से कांस्टेंट हो गए, तो हमने कहा पाई। इसका तुमने बहुत थकाया 9th क्लास में, कभी 22/7, कभी 3.14, वही पाई आ गया। इसकी वैल्यू क्या है, 3.14 यूज कर लेते हैं या 22/7। ठीक है, तो अब आप देखो इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ऐसे ही एक होता है ई, ये लॉग में यूज होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है। जब भी ये लॉग में यूज होगा, देखना आप केमिस्ट्री में कर रहे होगे, जब ये ई आएगा लॉग ई, तो ये जो ई लिखा होगा, जब इस ई की वैल्यू की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर ई, तो इसकी वैल्यू यही लिखेंगे 2.718। इसे कोई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना समझना, अगर जब टॉपिक चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन वाला तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होगा, बट जब लॉग चल रहा होगा तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही, तो कुछ तो थोड़ा समझना है। तो ये ई होता है, लॉग में यूज होता है, इसकी वैल्यू 2.718 है। इसकी भी वैल्यू तो अब इसकी कांस्टेंट है, बट इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो आपने समझा कि दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं, एक तो ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, साथ में क्या होता है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है। लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, लेकिन इनका इस तरीके से एमएलटी की फॉर्म में कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बहुत अच्छा बताऊं कि कभी भी अगर फिर भी आपको कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दे देता है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं, उसका आपको पता है कि भाई इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ऐसी भी क्वांटिटी आएंगी। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेन क्या है मैं आपको बताऊं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेन, इसको रफ कर देते हैं, ये हमने बात की स्ट्रेन की, स्ट्रेन ये वो वाली ट्रेन नहीं, स्ट्रेन जो है वो होता है चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है, स्ट्रेन किसके बराबर है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इस स्ट्रेन का यूनिट ही नहीं है, इसकी क्या है, नो यूनिट भाई, इसकी नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं है, और ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन फिर भी आपसे कोई कह रहा है भाई नहीं स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, ऐसे नहीं, स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो कहना लो भाई m0 l0 t0, बस ये हो गया। तो जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं m0 l0 t0। बात समझ में आया, ये होगा स्ट्रेन का
डायमेंशनल फॉर्मूला है तो नहीं, लेकिन बोले नहीं लिखो। अच्छा एक पॉइंट आप समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी यूनिट हो पर डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो? ऐसा हो सकता है। या वो ये पूछेंगे कि भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी बताओ जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो और यूनिट ना हो, दोनों तरीके से। यानी कि यूनिट है लेकिन यूनिट होने के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, या करें डायमेंशनल फॉर्मूला है यूनिट नहीं है। तो आप एक चीज समझ लो, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उसकी यूनिट होगी ही होगी, 100% होगी। पर जिसकी यूनिट होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसकी यूनिट होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। बात समझना कि हर फिजिकल क्वांटिटी बोले इनकी यूनिट इन, वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, एक्सेप्शन, जैसे केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, उन्होंने कहा मेटल्स आर शाइनी। अब मेटल तो शाइनी है, तो सोडियम आ गया, बोले सोडियम तो मेटल है, ठीक है, वो तो शाइनी नहीं है, ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, अब सोडियम हार्ड नहीं। तो इस तरीके से कह रहे कोई ऐसा है, उसकी बात करें तो आप समझना एंगल, एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। अब एंगल की यूनिट तो होगी रेडियन, बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला, बट हैविंग नो डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा देखो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, हमने बोला फोर्स, फोर्स की क्या थी, यूनिट थी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला था, वर्क डन की यूनिट थी, डायमेंशनल फॉर्मूला था। देखो उन्होंने कहा क्वेश्चन पूछेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है, चाहे भले एक ही क्वांटिटी हो। तो हमने से बताया, हमने कहा एंगल ऐसा है, एक एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो। लेकिन अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ तो यूनिट होगी ही होगी, ये ध्यान रखना। ये तो बस समझ आए, ये हो, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं। अब इसके जब इतनी चीज समझ लिया ये आपने, अब हम क्या कर रहे थे भाई, बात कर रहे थे कि भाई फर्स्ट यूज की कि डायमेंशन एंड एनालिसिस यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आपने सीखा, तो आपसे बोला गया इसका यूज किया, तो क्या कह रहे थे कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। न्यूमेरिकली हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, वो और फॉर्मूले थोड़ा देखते हैं। अब 11th क्लास में हाँ बात तो करें, लेकिन अब बात करें 9th क्लास की। v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको देखते हैं डायमेंशनली करेक्ट है नहीं, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। अब v फाइनल वेलोसिटी है तो LT-1, u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी LT-1। देखो एक चीज ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी, यूनिट तो होती सेम। जब यूनिट होती सेम तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम, प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे LT-2 और इसकी जगह t, टाइम है ना, तो LT-1 इक्वल्स टू LT-1 प्लस ये कहते हैं LT-1, क्योंकि इस पे t की पावर -2 इस पे 1 है, तो जब t और t का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगी, -2 + 1 -1। तो देखो इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन और इसकी बराबर। तो देखो अगर आप ये देखो न्यूमेरिकली, अगर आप देखो LT-1 इक्वल्स टू 2LT-1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? न्यूमेरिकली तो बराबर नहीं है, लेकिन वैसे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखो LT-1 और राइट हैंड साइड की, सॉरी यहां पर LT-1, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखो LT-1, राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो LT-1, दोनों तरफ डायमेंशन तो सेम है, बस ये इतना फर्क है कि LT-1 2 × LT-1 के बराबर, यानी कि न्यूमेरिकल इक्वल नहीं।
तो जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो हम न्यूमेरिकली देखते ही नहीं है कि वो न्यूमेरिकली बराबर है या नहीं, हम डायमेंशनली देखते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। बात है, वो बराबर है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझना है। तो इसीलिए हम इस स्टेप को लिखते नहीं, हम इसको नहीं लिखते, हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकली देखना ही नहीं। अब दूसरा देखो आप, सेकेंड फॉर्मूला S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह लिख दिया हमने L। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी LT माइनस 1। T क्या है? टाइम, T लिख दिया। अब 1/2 को नहीं लिखे, देखो ये है कांस्टेंट, ये ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती। कोई भी नंबर है ना, चाहे वो पॉजिटिव नंबर, चाहे वो नेगेटिव नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में, नंबर की डायमेंशन नहीं होती है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती। तो इसको हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास क्या बचा? A। तो A का क्या लिखा? LT माइनस 2 एक्सलेशन है, और T का क्या है? T का कैपिटल T, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दी। अब देखो इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? यहाँ समझो, देखो T की पावर -1 और ये T की पावर T लिखा है, तो इसकी पावर कितनी? 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों तरीके से समझ लो, तो इसका हो जाएगा, इसमें तो 1 है पावर प्लस की, तो ये -1 और ये +1, तो ये कितना होगा? T की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाता है। या आप ऐसे समझ लो, T की पावर -1 है और दूसरा T है, तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? इस T को तो मैंने यहाँ लिख दिया, इस वाले को, और इस वाले को इसके नीचे लिख दिया। जब नीचे लिखा तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर पहले -1 थी, नीचे आके +1 हो गई, इससे कट गया, फिर 1 हो गया। अब कैसे भी समझ लें, इसी तरीके से इससे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया L इज इक्वल टू L प्लस L। अब देखो इससे क्या बदल रहा है? इससे बदल रहा है, देखो लेंथ में लेंथ को ऐड कर रहे हैं, लेंथ ही आएगी। अब आप इसे न्यूमेरिकली ना देखें, न्यूमेरिकल तो L इक्वल टू 2 है, न्यूमेरिकली तो गलत, पर क्या है? ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या करेक्ट है? कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, यही ऐसे देते हैं L इक्वल टू L प्लस L, आपसे बोलते हैं व्हाट डज द गिवन इक्वेशन सिग्निफाई, तो आपको बोलना है द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट न्यूमेरिकली। ये डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं। बात समझ में आया? तो आप ये समझे, देखो ये हमें क्या मैसेज देती है, ये क्वेश्चन हमें ये मैसेज देती है कि L किसकी डायमेंशन होती है? लेंथ की। L लेंथ की, L लेंथ की, लेंथ में लेंथ ऐड होगी तो लेंथ ही आएगी, ये बता रहे। एडिशन हमेशा ध्यान रखना, एडिशन सेम नेचर की क्वांटिटी का होता है। आप लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो, फोर्स में फोर्स को, वेलोसिटी को वेलोसिटी में, मोमेंटम को मोमेंटम में, वर्क डन को वर्क डन, और डिफरेंस के लिए भी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये फिक्स्ड है कि सेम नेचर होना चाहिए, कि दोनों क्वांटिटी एक ही जैसी होना चाहिए। पर प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं आपको देखो बताऊं कि मैंने लिखा m इंटू ए, मास यूनिट जो है वो किलोग्राम है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि m इंटू ए एफ के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैं m इंटू ए कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं m प्लस ए नहीं कर सकता, मैं मास को एक्सेलरेशन में जोड़ नहीं सकता, मैं मास में से एक्सेलरेशन को माइनस नहीं कर सकता, लेकिन प्रोडक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं अगर इसको लिख दूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, इसकी हो गई किलोग्राम। तो आप समझे, मैंने फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो डिवीजन भी पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं फोर्स को मास में ऐड नहीं कर सकता, फोर्स में से मास को माइनस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम नेचर की क्वांटिटी होना जरूरी है। फोर्स है तो फोर्स में ऐड करो, मास है तो मास में ऐड करो, ठीक है? ये तरीका है, ऐसा नहीं कि उसको किसी में भी ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी बात समझ में आया? तो ये हो गया, देखो ये पॉइंट ही बताया। अब एक और करते हैं, इसी में आपने पढ़ा होगा 3 इक्वेशन थी, तो थर्ड वाली करते हैं। क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो इस v का क्या, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो LT माइनस 1 समझना, ये तो v का हो गया। अब क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दी,
माइनस, इस माइनस के प्लेस में माइनस, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी क्या होता है LT माइनस 1। भाई वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो फाइनल, दोनों की यूनिट सेम, तो सबका दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम। इस पर भी स्क्वायर लगा दिया क्योंकि u के ऊपर स्क्वायर। अब 2 तो नंबर है, नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, अब बचा a, तो a की बता दिया LT माइनस 2 और s का क्या बताया l, तो ये होगा l स्क्वायर, क्योंकि l के ऊपर 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, t के ऊपर -1 है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसको खोल दो, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, l और l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर और t की पावर -2। तो आप देख सकते हो इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की सेम है, लेकिन अगर वैसे देखो तो इसमें से ये माइनस होकर 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो न्यूमेरिकली हमें नहीं देखना, हमें डायमेंशनली देखना है। डायमेंशन ये इक्वल मानी जाएगी, इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की सेम। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो अधिकतर क्या होगा, मैं ये नहीं बोला, अधिकतर जो होते हैं करेक्ट फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं जो आपको चेक करने को दिए जाते हैं अधिकतर, मगर ऐसा नहीं कि हमेशा करेक्ट ही होगा, गलत भी दे सकते हैं, वो गलत फॉर्मूला भी दे सकते हैं। वो आपको बोलेंगे कि भाई इसे चेक करो कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो जब गलत फॉर्मूला होगा उस कंडीशन में वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। जब आप उसे चेक करोगे तो वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं आएगा। इतनी बात आई समझ में? इसे नोट कर लें। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं।